कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमर कुमार स्वागत कर रहा हूँ आप लोगों का अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पॉलिटी का हम लोग सेशन कर रहे थे, येलो बुक का। अंकित भाटी सर, उनका येलो बुक का सेशन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा था और आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए मूल अधिकार पर हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकारों तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों के लिए लगातार किसी न किसी बुक का PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो टॉपिक है, ये है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास में इसके पहले की सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री को भी हमने 3 क्लास में, एक में प्राचीन इतिहास, एक में मध्यकालीन इतिहास और एक क्लास में पूरा आधुनिक इतिहास को कवर कराया है। अब ये संविधान में एक क्लास में हम लोगों ने पूरा प्रस्तावना तक पढ़ लिया था। प्रस्तावना, नागरिकता, ये सब खत्म हो गया। अब मूल अधिकार को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जो मूल अधिकार के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मूल अधिकार ये एक कोर पॉइंट है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान को जब आप लोग पढ़ेंगे, भारतीय समाज को देखेंगे, तो वहाँ पर भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया, ये एक बहुत बड़ा कोर पॉइंट है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कैसे चीज़ें हैं। तो संविधान के भाग 3 में इसके बारे में जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक, कितने से कितने तक, तो 12 से 35 तक इसका जिक्र किया गया है मूल अधिकार के बारे में। दोस्तों, जो मूल अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में एक स्टेटमेंट समझ लीजिए इसको, क्या है, जिसका नाम है इसका नाम है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ, क्या है इसका नाम? बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स है। और इसको जो भारतीय संविधान का जो ये है मौलिक अधिकार है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखते हैं, व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि किस आर्टिकल के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो ये बात करेगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत आप डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसका दरवाज़ा आप डायरेक्ट जाके खटखटा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर आपको मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो टोटल 7 थे, और जो वर्तमान में संविधान है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी कि पहले कितना था? पहले कहाँ गया यार? पहले 7 था, अब 6 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले कितना था? पहले 7 था, अब 6 हो गया। एक था जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है, और इसको अब भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क्लॉज का में रखा गया है, जो कि अब एक तरह के कानूनी अधिकार। ये क्वेश्चन बनता है कि अब जो संपत्ति का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है, कानूनी या विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। दोस्तों, आगे है, अब एक एक कर हम लोग जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको पढ़ेंगे। तो मैंने बताया अभी को कि कितने मौलिक अधिकार थे, तो टोटल 7 थे। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में कितने हो गए? 6 हो गए हैं, ठीक है। वर्तमान में 6 हो गए हैं, पहले ये 7 थे। तो अब इन्हीं 6 की बात करेंगे। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 19-22 में दिया गया है। फिर आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसके बारे में अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। और इसके बाद है लास्ट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 6 हो गए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट जितने भी अधिकार थे तो ये हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो आगे जब हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग 3 को, जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए, तो इसको सर्वाधिक प्रकाशमान व अलौकिक कहा है, यानी कि अलौकिक है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बल इसी पर दिया गया है। फिर उसके अलावा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा और हृदय क्या है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। बाबा साहब जिनको भारतीय संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि अनुच्छेद 12, अब एक एक कर हम लोग हर एक अनुच्छेद को देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 की जब बात करेंगे, आर्टिकल 12 में देखेंगे तो राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है। तो ये बताता है कि राज्य की परिभाषा आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो राज्य की परिभाषा है, यानी कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, यानी कि उन कानूनों की बात करती हैं जो मूल अधिकारों के असंगत होते हैं या उनका अल्पीकरण से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात अनुच्छेद 13 में होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई कानून बनाकर अगर मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं या मूल अधिकारों के ऊपर कोई कानून बनाते हैं तो वो कानून जो है स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। इस तरीके की बातें जो है इसमें की गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक आर्टिकल है अनुच्छेद 13 का 4 है, मतलब 13 का खंड 4 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत, 368 में क्या दिया गया है, हम लोगों ने जब टोटल भाग और अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो वहाँ मैंने बताया था, ठीक है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है संविधान के संशोधन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया था, तो इसके बारे में दिया गया है संविधान के संशोधन के बारे में। तो वही चीज़ कहता है कि अगर कोई भी चीज़ 13 के तहत हो रहा तो उसको जो है 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन पर नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं एक एक करके। जैसे पहला हम लोग देखेंगे, पहले पे क्या जो है समानता का अधिकार के बारे में, ठीक है। समानता के अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 14 जो कहता है, ये कहता है कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति जो है समान हैं और विधियों का कानून का सबके लिए समान प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसकी बात करता है अनुच्छेद 14। वहीं अनुच्छेद 15 देखेंगे तो अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 चीज़ों की बात की है, धर्म की, मूल वंश की, जाति की, लिंग की या फिर जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कि जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई फलाने जाति का है, कोई फलाने जाति का है, किसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ तो किसी का राजस्थान में हुआ है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो कानून सबके लिए वही कानून सबके लिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है अनुच्छेद 15 में, कही गई आर्टिकल 15 में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का क्लास 6 में कहा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें EWS जो है, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। और ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो 103वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। EWS आरक्षण की बात हो रही है, 10% कोटे की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 को जब देखेंगे तो अनुच्छेद 16 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन
के विषय में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन से तात्पर्य होता है कि नौकरी में, मेनली आप समझिए कि नौकरियों में लोगों को समान अवसर के लिए समानता दी जाएगी, यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2 जो क्लॉज 2 है, ये कहता राज्य बेरोजगार के मामले में धर्म, नस्ल, बेरोजगार कह रहा हूँ, ठीक, राज्य रोजगार के मामले में धर्म, नस्ल या जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, कि किसी भी जाति के हैं तो आप लोगों को जो है राज्य रोजगार के लिए आपको जो है भेदभाव नहीं करेगा। ये 16 के क्लॉज 2 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 की बात करेंगे, अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, तो इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है अस्पृश्यता का अंत वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अस्पृश्यता का अंत जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन है। उपाधियों, आप किसी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी उपाधि धारण करने से पहले, ठीक, आप मतलब मेनली कोई उपाधि धारण कर ही नहीं सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें कही गई हैं, जैसे कोई उपाधि है जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता ना हो वो राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि सैन्य और शिक्षा से रिलेटेड उपाधि को छोड़कर राज्य के द्वारा कोई भी उपाधि आपको दी नहीं जाएगी। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा? किसी भी विदेशी राज्य की कोई भी जो है उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई अमेरिका से अगर किसी को कोई उपाधि मिल गई तो उसको भी ये स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक देखेंगे। ठीक है, 19 से 22 तक। 19 से 22 तक जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें? आर्टिकल 12। ठीक, आर्टिकल 12 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखा। आर्टिकल 13 में अगर हम लोग देखेंगे तो 13 में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग आर्टिकल 13 में हमने देखा कि मूल अधिकारों पर बनाए गए कानून का अल्पीकरण देखा, अल्पीकरण। ठीक है, उसके बाद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार। विधियों का समान, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ये 14 में हम लोगों ने देखा था। अब 15 में क्या देखा? 15 में हम लोगों ने देखा था कि जाति, लिंग, जन्मस्थान और धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और किसके आधार पर, मतलब इसके आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा 16 देखिएगा। 16 में हम लोगों ने क्या देखा था? 16 में जो चीज़ें थी, 16 की जो बातें हैं ये थी लोक नियोजन में समानता की बात की गई थी। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। ठीक है, उसके बाद 17 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 17 जो है, अगर आर्टिकल 17 को देखेंगे तो आर्टिकल 17 में था कि जो है क्या बोलते उसको, आर्टिकल 17 बहुत ही अस्पृश्यता का अंत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, और एक है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जब देखेंगे तो 18 को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। 18 की बात करेंगे तो आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो इस तरीके से हम लोगों ने
टोटल 5 आर्टिकल पढ़े। राज्य की परिभाषा, अल्पीकरण, विधि के समक्ष समता का अधिकार या फिर विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14। फिर उसके बाद आर्टिकल हम लोगों ने 15 को पढ़ा। 15 में जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। 16 को पढ़ा हम लोगों ने, लोक नियोजन में समानता की बात की। 17 को हम लोगों ने पढ़ा अस्पृश्यता का अंत, और बाद में हम लोग 18 को पढ़े थे। 18 में क्या है, 18 में हम लोगों ने ये पढ़ा था उपाधियों का अंत, हम लोगों ने 18 में पढ़ा। तो इस तरीके से जो है कुल 5 तरह के समता के अधिकार में 5 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक। और 14 से 18 तक के 4 अनुच्छेद हैं समता के अधिकार में, और 12-13 तो पहले के हैं, ठीक है। तो 14 से 18 तक हम लोग 4 अनुच्छेद यहाँ पढ़े। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आर्टिकल 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की जाती है। 6 प्रकार के, मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए कहता है, क्या कहता है भाई, ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, स्पीच, ठीक है, इसकी बात करता है। इसमें है उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। तो इसी आर्टिकल 19 के तहत उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की हैं उसको देखते हैं एक एक करके। एक तो विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, कि आप अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। इसी के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। क्वेश्चन बनता है, ऐसे डायरेक्ट बनेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 19 के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट है फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। उसके अलावा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है 19 के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है। लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार है। इंटरनेट सोशल मीडिया पर सूचना वीडियो पोस्ट करने का अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है, इंटरनेट तक आप अपनी पहुंच रख सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है आर्टिकल 19 के तहत है। 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ठीक है। उसके बाद 19 के ही क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी कहता है कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें शामिल है सम्मेलन, सभा और जुलूस। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि सभा एवं सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है जिसमें बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र हो सकते हैं। उसके बाद है 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, ठीक है, सॉरी सब क्लॉज सी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात करती है, जिसमें गठन का अधिकार भी है, ठीक। राजनीतिक पार्टी, सहकारी समिति, फर्म, कंपनी, तो ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 19 कहता है, 19 का 1 का डी है, यानी कि 19 का खंड 1 का उपखंड डी है, संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद का 19 का खंड 1 का उपखंड ई, जो कहता है ये भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। 19 का 1 का एफ है, ये संपत्ति का अधिकार था, और इसको जो है बाद में हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 2018 के 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अब ये मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत भाग 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज सब क्लॉज जी, तो कोई भी पेशा अपनाने का या कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात करती है, ऑक्यूपेशन की बात करता है। रेलवे, परमाणु ऊर्जा और इन दोनों पर प्रतिबंध लगा के रेलवे और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 का 1 है व्यक्ति को केवल अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही सजा दी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा 20 का 2 कहता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी कि दोहरा सज़ा से मुक्ति देता है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2। वहीं अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 कहता है कि किसी भी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, स्वयं के लिए गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। एक एक करके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जो अंतर्निहित चीज़ें हैं, जैसे माननीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार तथा हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, इसमें निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी है इसमें, ठीक है। उसके अलावा निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता के लिए कानूनी सलाहकार की इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप लोगों से विदेश यात्रा का अधिकार पूछता है तो आप बताएंगे आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 में बताएंगे विदेश यात्रा, 21 में, ठीक है। अगर आपको भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार या आवागमन का अधिकार पूछेगा तो आप क्या बताएंगे इसमें आप बताएंगे भारत के अंदर की बात हो रही तो आप आर्टिकल 19 बताएंगे, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सोने का अधिकार है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, वही चीज़ है कि अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं आप लोग। बाबू सोना कोई भी हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको आप पसंद करते हैं उससे शादी करिए, ठीक है। तो कोई रोक नहीं सकता है इसमें। अगर कोई रोकता है तो उसको बता दीजिएगा कि अमर सर पढ़ाए हैं, आर्टिकल 21 में बताया गया है कि अपनी मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, ठीक है। लड़के लड़की चाहे जो हो, आप लोग सबके लिए ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है गरिमा के साथ मरने का अधिकार है और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की भी अधिकार है। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, ये अब उसके बाद घर वाले क्या करते हैं उस पर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि क्या करते हैं घर वाले। आप लोग उसको समझ के करिएगा, नहीं तो मेरे कहने पे घर वालों से कह दें और घर वाले पीट के बहा दें आप लोगों को, ठीक है। तो सोच समझ के। फिर है कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। देखिए, दो तरीके की इच्छा मृत्यु होती है, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है और एक निष्क्रिय होती है। जो भारत में है तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात हुई है, ठीक है। तो एक केस आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 13 साल से कोमा में पड़े 32 वर्ष के हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की ऐतिहासिक अनुमति दे दी और वर्ष 2026 में दी थी, ठीक है। और किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके जो लाइफ सपोर्ट है, जैसे उसको ऑक्सीजन लगा है, उसको खाना पानी मिल रहा है, उसको दवाइयाँ मिल रही हैं, उसको सारी चीज़ें मिल रही है जो फैसिलिटी जीने के लिए, तो वो फैसिलिटी हटा ली जाती है। यानी कि जैसे अगर किसी को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा रही है उसके कहने पर, तो उसका क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन हटा लिया गया, ठीक है। लाइफ सपोर्ट, उसको जो दवाइयाँ दी जाती थी डेली उसको बंद कर दिया गया, उसको खाना पानी बंद कर दिया गया। तो इससे जो मृत्यु होती है इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। और एक जो सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, जैसे कोई है अपने जीवन से एकदम उबिया गया है तो वो मान लीजिए मृत्यु चाहता है, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता था कि जो है उसमें उसको जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिए जहर वाली, मर गया, या फिर उसको कुछ खिला दिया ऐसा कि एक ही बार खा के वो मर जाए, तो ये जो है सक्रिय इच्छा मृत्यु में आती है। और जो निष्क्रिय में होती है उसका मतलब चीज़ें हटा ली जाती है, जो लाइफ सपोर्ट होती है वो हटा ली जाती है, ठीक है। तो भारत में जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वाली चीज़ है ये प्रचलित है, ठीक है, इसको स्वीकार किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 से इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है इसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान सारे मूल का अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 जो है ये नहीं समाप्त होता। फिर इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21 का ए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब जोड़ा गया था, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, यानी कि कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 का एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का और अपनी मनपसंद वकील से कानूनी सलाह लेने व बचाव करने का अधिकार होता है। यानी कि अगर किसी भी दशा में गिरफ्तारी संरक्षण के लिए चीज़ है 22 में, 22 एक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको उसका कारण बताया जाएगा
और उसको इतना अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील से कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं 22(1) में। वहीं 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यानी कि अगर किसी को आप गिरफ्तार किए हैं तो उसको आप 24 घंटे से ज़्यादा थाने पर या चौकी पर नहीं रख सकते, उसको आपको 24 घंटे के अंदर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें जो यात्रा का समय होता है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 22 का 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अनुच्छेद 22 का 3 है ये कहता है कि जो ऊपर के दो हैं, यानी कि अनुच्छेद का 22 का 1 और 22 का 2, इन दोनों के ऊपर ये बात करता है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर कैसे बात करता है कि ऊपर जो दोनों दिए गए अधिकार हैं अगर शत्रु देश के नागरिकों और निवारक निरोध के तहत अगर गिरफ्तार लोगों पर लागू नहीं होता है। यानी कि जो जैसे एक ऊपर वाला था 22 का 1, उसमें क्या था कि आप जो है आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाना अनिवार्य है और आप जो है किसी भी मनपसंद वकील से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, और 22 का 2 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। अब यही 22 का 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश से, यानी कि जिस देश को हम शत्रु मानते हैं एज लाइक का पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का है तो उसको, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया। निवारक निरोध जो होता है ये कुछ लॉ हैं जो गलत गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के ऊपर लगाए जाते हैं, कुछ कानून हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मीसा सुना होगा, पोटा सुना होगा, इस तरीके के बहुत सारे कानून थे, तो इसकी बात कर रहा है। तो अगर किसी भी इस कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता तो आपको वो दोनों आर्टिकल आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं, ना तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कारण बताया जाएगा, ना ही आपको वकील से मिलने दिया जाएगा अगर आप शत्रु देश से हैं या फिर आप जो है निवारक निरोध के तहत आप गिरफ्तार किए गए, तो इन दोनों लोगों के ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम निषेध। ये बात करता है कि व्यक्तियों का जो दुर्व्यापार किया जाता था, उनके साथ बेगारी जो की जाती थी, बलात्श्रम किया जाता था, इस पर जो है ये रोक लगाता है कि किसी को आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी को आप जो है काम करा के उसका पैसा नहीं देते थे। पहले लोग पहले ऐसा होता था कि काम करा लिए पैसा ही नहीं देते थे, तो इन सब चीज़ों पर जो है रोक लगाता है अनुच्छेद 23। फिर अनुच्छेद 24 जो है ये कारखानों और खानों तथा अन्य संकट नियोजन वाले, जैसे जो ऐसी चीज़ें हैं, इन तीनों में से किसी में भी अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रोक लगाया गया है। ठीक है, कि कारखाने में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में भी लागू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 तक है। 25 में कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होता है। सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार है। सिखों के पास जो 5 ककार होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 5 ककार होता है सिखों के पास, 5 ककार, 5 ककार। ठीक है, 5 ककार का मतलब है जैसे कंघा, केस, ठीक है, कड़ा, और कंघा, केस, कड़ा, और उसको क्या बोलते हैं? कृपाण और कच्छा। ठीक है, कच्छा ऐसे सही रहेगा, वही जो पहनते हैं नीचे वो लोग। ठीक, तो ये 5 ककार उनके वेशभूषा में आता है। तो इन 5 ककार को उनको धारण करने के लिए जो है आबाद है, वो लोग धारण कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 27 है धार्मिक वृद्धि के लिए कर संप्रदाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, कि अगर आपको शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है।
अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। और भारत में अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं, एक भाषाई आधार पर, एक धार्मिक आधार पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, भारत में जो अल्पसंख्यक है ये एक तो भाषा के आधार पर हैं और दूसरा जो है ये धर्म के आधार पर, यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और भाषाई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो, जिनकी संख्या कम हो उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की, एक तो भाषा के आधार पर जिनकी संख्या कम हो, एक धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम हो, तो यही दोनों जो है अल्पसंख्यक कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32। अच्छा 30 है, 30 में कहा गया शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये चीज़ें हैं। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने की चर्चा की गई है। जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। परमादेश या जिसको मंडमस कहते हैं, इसमें होता है कि हम आदेश देते हैं, जो बड़ी अदालतें होती हैं छोटी अदालतों को जो है आदेश देती हैं। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का तात्पर्य क्या, आपका क्या अधिकार है, कि अगर कोई न्यायालय जो है अपने अधिकार के बाहर काम कर रहा है, क्यों वारंटो, तो उससे ऊपर की न्यायालय पूछ सकता है कि आपका क्या, किस अधिकार से आप यहाँ काम किए हैं, ठीक है, सुनवाई की है। उसके अलावा नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में पूर्णतः सूचित करना होता है। और अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, कि जैसे किसी पर अगर हाई कोर्ट जो है उस पर सुनवाई कर रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट उससे मना कर दी कि इस पर आप बात नहीं कर सकते, तो बात नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान का हृदय और आत्मा बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है, पूछा जाता है। रिट जारी करना ये सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत करता है, वहीं जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 के तहत करता है। दोनों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है 226 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग से संबंधित है, यानी कि जो लोग सशस्त्र बलों पर रहेंगे उन पर मौलिक अधिकारों के जो प्रयोग है उनके लिए कुछ कंडीशन रहती है, कुछ बाधाएं रहती है उनको प्रयोग करने के लिए मौलिक अधिकारों का, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 21 में है सोने का अधिकार है आपको। अब आप किसी सशस्त्र बल में हैं, आप सेना में हैं, कहीं पर भी आपकी ड्यूटी लगी है, तो आप वहाँ जाकर सो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे सोने का अधिकार है, मैं सो सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों पर जो मौलिक अधिकारों का उस पर कुछ लिमिटेशन लगाया गया है जो भी सशस्त्र बलों पर है, तो वही चीज़ आर्टिकल 33 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 34 जो अनुच्छेद 34 है, इसमें मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, यानी कि जैसे अगर कहीं कोई जगह है जहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है या सैन्य शासन वहाँ पर है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपके मौलिक अधिकारों पर वहाँ पर रोक लग सकता है, कि अगर वहाँ से घूमने का अधिकार है आपका, आप कह रहे हैं कि हमको 19 के तहत मिला है कि कहीं पर भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। अब हम चले गए हैं लद्दाख घूमने, लेकिन वहाँ पर आपको रोका जा सकता है कि आप यहाँ मत जाइए, ये कुछ नक्सलाइड एरिया है या कुछ ऐसा एरिया है, तो आपको वहाँ पर जाने से मना किया जा सकता है जहाँ पर मार्शल लॉ या फिर सैन्य शासन लगा होगा, ठीक है, समझ में आया। आर्टिकल 35 कहता है कि यह अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति देती है। अनुच्छेद 35 के तहत ही संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेष कानून बना सकता है। अनुच्छेद 16 का 3, 17, 23, 32 का 3 और 33 और अनुच्छेद 34 से संबंधित कानून शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 23 हो गया, 32 का 3 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, टोटल 6 है, 17 भी है इसी में, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मूल अधिकार को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा मूल अधिकार, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। मूल अधिकार जो भाग 3 में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो थे ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, हमने बात किया था अमेरिका के संविधान से। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है,
मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ठीक है, पहला जो संविधान था यानी कि जो मूल संविधान था, अगर मूल संविधान की बात हम लोग करेंगे तो मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 6 है। एक दोस्तों एक था जिसको हम लोग कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब ये जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। ठीक, अब ये मौलिक अधिकार ना रहकर अब ये क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है और 300 का में चला गया है, 300 का में। ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ था? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार के बारे में, इतना आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी को। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें बात करेंगे तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो उसमें देता है प्रस्तावना, जो है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दूसरा चीज़ दोस्तों, ये वाद योग्य नहीं है। जो मौलिक कर्तव्य थे, जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार वाद योग्य थे। मूल अधिकार में हमने बात किया था कि ये वाद योग्य का मतलब है कि अगर मूल अधिकार का हनन होता तो आर्टिकल 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपने चीज़ों को बता सकते हैं। तो यानी कि ये वाद योग्य है, आप इस पर वाद कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय जा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी जो है ये जो है ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक मेरे भाई, तो दिमाग में बैठाए रहिए, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये राज्य के लिए दिए गए हैं कि राज्य का दायित्व होता है कि राज्य ऐसा चीज़ें करें। डीपीएसपी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 वर्ग कौन कौन से हैं। 3 वर्ग हैं। ठीक, एक समाजवादी, ठीक, एक गांधीवादी विचारधारा, और एक आता है जिसको मार्क्सवादी विचारधारा भी कह सकते हैं, इसको मार्क्सवादी। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तरीकों में बांटा गया है। देखते हैं, एक गांधीवाद सिद्धांत, उदारवादी मार्क्सवादी ही, ठीक है, और एक समाजवाद। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो जो आर्थिक एवं सामाजवादिक सिद्धांत हैं, इसमें आर्टिकल 38 मतलब अनुच्छेद 38, 39, 39A और 41, 42, 43 और 43 का ए शामिल है। वहीं गांधीवादी सिद्धांत में 40 है, 43 है, 43 का बी है, 46, 43। ठीक है, और उदारवादी सिद्धांत में क्या है? 44 है, 45 है, 48, 49, 50, 51। ठीक है, टोटल 6 इसमें है। अब एक एक करके डीपीएसपी के अनुच्छेद पढ़ेंगे और समझेंगे उसके बारे में। अनुच्छेद 38 में दोस्तों, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई। जैसे इसमें दिए गए ना, इसमें आप लोग देखे होंगे कि 36 से 51 है, तो आप लोग के दिमाग में आए कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है। तो आर्टिकल 36 में दोस्तों जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई। 37 में भी उसी संबंधित चीज़ें हैं, और 38 जो है यहाँ से डीपीएसपी की मेनली चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आर्टिकल 38 में जो है ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा, ये 38 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि जैसे ये कोई पुरुष है, ठीक है, ये कोई है, ठीक, पेंटिंग अच्छी नहीं है मेरी, और ये कोई महिला है, ठीक है, ये कोई महिला है, ठीक। अब ये चाचा भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में, ठीक, किसी स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं। ये जो है ये मेरी तरह है, किसी स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं और इनको जो है उसी स्कूल में 5,000 मिल रहा है, ठीक है। और ये दीदी जो है ये भी उसी स्कूल में पढ़ा रही हैं और पढ़ा ये भी रही हैं, ये भी टीचर ही हैं, और इनको जो है 2,000 मिल रहा है।
तो ये जो है ये इसका प्रतिषेध निषेध करता है कि नहीं, अगर इनको भैया को 5,000 मिल रहा है तो दीदी को भी 5,000 मिलेगा पढ़ाने के लिए ही, ठीक है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और एक जैसा आप कह सकते हैं कि नहीं उनके पास ज़्यादा क्षमता, वो अच्छा पढ़ाएं तो उनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको कम, तो ये एक अलग चीज़ होती है, तो उनके जो है क्षमता के अनुसार दी जाती है। बट जो इसमें कहा गया समान कार्य के लिए कि वो भी तो पढ़ा रहे हैं तो वो भी पढ़ा रहे हैं, तो इसका निर्धारित किया गया कि अगर जैसे सरकारी नौकरी में आप देख लीजिए, सरकारी में क्या होता है, अगर आप टीचर हैं तो आपको भी अगर 40,000 मिल रहा है, चाहे लड़की है टीचर है तो उसको भी 40,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि काम दोनों एक ही, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात ये है, आर्टिकल 39 करता है, ठीक है। आर्टिकल 39 का एक कहता है 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, यानी कि समान न्याय के लिए और निःशुल्क आप विधिक सहायता ले सकते हैं, ठीक। 1976 में बेलसाहवे संविधान द्वारा इसको जोड़ा गया था 39 का एक का। उसके अलावा 40 है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है जो कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। प्रसूति सहायता समझ रहे होंगे आप लोग, उसके संबंध में कुछ उपबंध की गई हैं, ठीक है। और न्याय संगत दशाओं का मतलब है कोई काम आप कर रहे हैं तो न्याय संगत काम हो, तो इसके बारे में है। अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। 43 में है कि राज्य जो है कर्मकारों के लिए ये चीज़ें करें। 43 का ए है। 43 का ए क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का बी है सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन या नियंत्रण की बात करता है। 43 का बी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सहकारी समितियों का संबंध किस अनुच्छेद में, तो 43 के बी में है। और स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन जाता है, ठीक है, जिसमें समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू किया। 27 जनवरी 2025 से ये प्रभावी हुआ है। हालांकि गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में पहले से ही एक समान कानून मौजूद था। जैसे अब पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, तो इसी अनुसार पूछा जाता है कि दूसरा राज्य कौन सा है, ठीक है, सेकेंड स्टेट कौन सा है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। और यूसीसी लागू करने वाला थर्ड स्टेट कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों आपके होमवर्क हैं, आप दोनों क्वेश्चन बताएंगे कि यूसीसी लागू करने वाला, जैसे एक तो गोवा जो था, गोवा तो पुर्तगालियों के अधीन था, वो तो छोड़ के चले गए, ठीक है, वहाँ पर वैसे ही चला। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है, तो दूसरा राज्य और तीसरा राज्य, अभी करंट अफेयर का ये चीज़ है, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप लोग करंट से अपडेट रहते हैं कि मुझको एक करंट का भी क्लास चलाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग बताइए दूसरा और तीसरा स्टेट कौन सा है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल से संबंधित है। अनुच्छेद 46 यानी कि आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 47 कहता है कि प्रोत्साहन स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 48 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहा गया पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण, और इसको बेलसाहवा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बेलसाहवा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इतने ज़्यादा संशोधन हो गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है बेलसाहवा संविधान संशोधन को, ठीक है। आगे है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, 50 का मतलब होता आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा, 50 तेरा 50 मेरा, ठीक है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ आधा आधा कर रहा, अलग कर दे रहा, ठीक है। तो अलगाव की बात हो गई, 50 से याद कर लीजिएगा।
आधा आधा। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित ये चीज़ें हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेता है या फिर स्टेटमेंट बन जाता है कि जैसे दे दिया कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दे दिया कि इसको जो है आयरलैंड जो DPSP है इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा दे दिया कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तीसरा दे दिया कि DPSP जो है एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास है, या ऐसे कुछ दे दिए। तो पूछ लेगा कि कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा सही है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो आप देख रहे हैं तीनों सही मैंने बोला है, तो तीनों सही था। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अब जो है DPSP के बारे में पढ़ लिया। DPSP मैं आप लोगों को अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे। ठीक है, DPSP, अगर DPSP की बात करेंगे तो DPSP कहाँ से कितना तक था, 36 से 51 तक था आर्टिकल में। भाग कितने में था, तो भाग 4 में था, भाग 4 में था। और क्या चीज़ था, ये न्याय योग्य नहीं था, यानी कि वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, न्याय या वाद योग्य नहीं है। ठीक, उसके अलावा ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के। इसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं, एक जो है आर्थिक और समाजवादी, एक गांधीवादी और एक उदारवादी। 3 तरीके की जो है सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसका एक 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, 39A जिसको बेल्साहमे के द्वारा जोड़ा गया था। एक 48A इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा गया है। ठीक है, दोनों को बेल्साहमे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज़ें थी DPSP के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इतना तो आपको इतना याद हो गया होगा, क्लास में ही इतना याद हो गया होगा। आगे पढ़ लीजिएगा, आगे और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे तो मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, या फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। मैंने आप लोगों से बताया था कि जैसे अगर भी किसी भी अनुच्छेद में कोई भी अनुच्छेद है, कोई भी अनुच्छेद है, अगर उसमें क्लॉज जोड़ा गया है तो इसका मतलब वो संविधान संशोधन के द्वारा आया। इसी नाते ये जो है ये क्या 51A का मतलब ये कि इसमें क्लॉज जोड़ा गया, ए जोड़ा गया ना। 51 तक तो पहले था ही, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई थी, तो 51A जोड़ा है, एक आर्टिकल जोड़ा, तो इसका मतलब ये कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। जैसे भाग 4 में तो DPSP है, तो एक भाग जोड़ा गया भाग 4A, अब इसमें ए जोड़ा गया, तो इसी नाते इसका मतलब ये किसी संविधान संशोधन का देन है। तो अब पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन बेल्साहमे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तब कब जोड़ा गया था, तो ये बेल्साहमा संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, टोटल 10 थे और वर्तमान में 11 है, एक बाद में और जोड़ दिया जाता है, उसको भी देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया, यानी कि USSR से लिया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नागरिकों को कुछ 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कुछ इस तरह से हैं, आप लोग देख सकते हैं एक एक करके। पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान संविधान का पालन करना चाहिए। दूसरा है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तीसरा है भारत का एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। उसके बाद है देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय एवं भ्रातृत्व भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना।
नेक्स्ट है उसके बाद हमारी सामासिक यानी कि मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना एवं उसका परीक्षण करना। भारत की संस्कृति विविधता से भरी हुई है, ठीक है। अनेक जगह पर अनेक तरीके की बोलियां हैं, अनेक तरीके के त्यौहार हैं, मेले हैं, तो इस तरीके से उनका हम लोगों को परंपरा को समझना चाहिए, उनका परिरक्षण करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का एक जी है, ठीक है। जैव विविधता, पर्यावरण और झीलें, नदी और पशु पक्षी आदि का संरक्षण करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग और सब, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है ये। अनुच्छेद 51 का अगला है मतलब वैज्ञानिक भावना, जानने की इच्छा का विकास करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारे, ठीक है। और लास्ट है जो 11वां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का उपबंध कराना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही ना कि विदेशियों के लिए है, यानी कि ये सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है, ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ब्रीफ में इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो गया है तो यहीं पर क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है।